हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। आज के हम इस वीडियो में 66वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा समान अध्ययन प्रश्न पत्र 2 ये भारतीय राज्य व्यवस्था खंड यानी सेक्शन 1 के जो 4 प्रश्न हैं उनकी उसमें दूसरे प्रश्न के मॉडल उत्तर को देखेंगे। हमने पहले प्रश्न के मॉडल उत्तर को इससे पहले वाली वीडियो में देख ली है। उसकी लिंक जो है कमेंट सेक्शन में पिन कर दी गई है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप उसे देख सकते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है कि भारतीय संघीय ढांचा संवैधानिक रूप से केंद्र सरकार की ओर उन्मुख है, व्याख्या कीजिए। इस प्रश्न में जो कीवर्ड है वो 2 है, भारतीय संघीय ढांचा, और दूसरा है कि ये केंद्र सरकार की ओर उन्मुख है। सबसे पहले तो आपको भूमिका में उन विशेषताओं का उल्लेख करना है जो भारत को एक संघीय ढांचा व्यवस्था वाले देश के रूप में स्थापित करते हैं। इसके बाद आप भारतीय संविधान की उन विशेषताओं को सूचीबद्ध करेंगे जो कि केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति को दर्शाते हैं, यानी किस तरीके से टिल्ट टुवर्ड द सेंटर है इस बात को दर्शाते हैं। और इसके बाद कंक्लूजन के रूप में, वे फॉरवर्ड के रूप में आप प्रश्न के संदर्भ के अनुसार संतुलित निष्कर्ष लिखेंगे। अगर आप 67वीं बीपीएससी में शामिल होने जा रहे हैं तो एक सूचना आपके साथ साझा कर रहा हूं कि मेरी अनअकैडमी पर 11 अगस्त 2021 को शाम 6 बजे उत्तर लेखन के संबंध में एक लाइव क्लास है, स्पेशल क्लास होगी। अगर आप चाहें तो एडी निकेतन जो कोड है उसका यूज कर उस क्लास का लाभ ले सकते हैं। उस क्लास की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दी गई है। साथ ही साथ आप हमारे अनअकैडमी पे पुराने वीडियोज भी देख सकते हैं जिसमें हमने 66वीं बीपीएससी के सभी प्रश्नों को डिटेल में एनालिसिस की है। वहाँ आप चाहें तो हमारे प्रोफाइल को फॉलो भी कर सकते हैं ताकि भविष्य में हम 67वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के संबंध में जितने भी अपडेट करें उससे आप अवगत हो सकें। चलिए तो डिटेल उत्तर को अब हम देख लेते हैं। भारत का संविधान सरकार की एक संघीय प्रणाली स्थापित करता है क्योंकि इसमें एक संघ को सभी समान विशेषताएं शामिल हैं। जैसे संघ की विशेषता क्या है, वहाँ पे दोहरा प्रशासन होता है। भारत में भी इस तरह की व्यवस्था की गई है। जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उसे केंद्र सरकार को दिया गया है, रक्षा, विदेश, मुद्रा, संचार, जबकि क्षेत्रीय और स्थानीय महत्व के मुद्दे जैसे सार्वजनिक व्यवस्था, कृषि, स्वास्थ्य, स्थानीय प्रशासन राज्य सरकार को दिया गया है। शक्तियों का विभाजन है 7वीं अनुसूची के अनुसार 3 हिस्सों में शक्तियों का विभाजन किया गया है। केंद्र सूची जिसमें लगभग 100 विषय हैं, राज्य सूची जिसमें 61 विषय हैं और समवर्ती सूची जिसमें 52 विषय हैं। लिखित संविधान है। आपको पता होगा कि भारत का संविधान दुनिया के सबसे बड़ा लिखित संविधान है जिसमें मूल रूप से 395 अनुच्छेद और 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी, किंतु बाद में संशोधन करते करते वर्तमान में 450 से अधिक अनुच्छेद, 24 भाग और 12 अनुसूचियाँ हैं। संविधान की सर्वोच्चता है। आप जब प्रियम्बल पढ़ेंगे तो हम भारतीयों ने संविधान का निर्माण किया है किंतु सारी शक्ति संविधान को आत्मर्पित कर दी है। स्वतंत्र न्यायपालिका है। न्यायपालिका को जो संघ सरकार है या राज्य सरकार है, अगर कोई ऐसा कानून बनाती है जो कि संविधान के अनुच्छेद 13 के अंतर्गत वॉइड हो, अल्ट्रा वायरस हो, तो उसे उसे न्यायपालिका एब्रोगेट कर सकती है, उसे निरस्त कर सकती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण 99वां संविधान संशोधन है जिसके अंतर्गत नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया था। द्विसदनीय विधायिका है। लोकसभा और राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है। यानी कि आपने एक पैराग्राफ में दर्शा दिया कि किस तरीके से भारत में संघीय व्यवस्था के जो प्रमुख पैरामीटर्स हैं वो पाए जाते हैं। अब आप यहाँ से थोड़े यू टर्न लेंगे। हालांकि भारतीय संविधान में बड़ी संख्या में एकात्मक या गैर संघीय विशेषताएं भी शामिल हैं।
इसके अलावा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है। ये जो फैक्ट है ना, आपको जरूर देना है, अनुच्छेद 1 का उल्लेख जरूर करना है और इन्वर्टेड को आपको बताना है, उसमें राज्यों के संघ का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान की विशेषताएं जो एक केंद्रीकरण प्रवृत्ति को दर्शाती हैं। अब शक्तियों का विभाजन तो है, आपने देखा, जो कि संघ की विशेषता है, किंतु जो शक्तियों का विभाजन है वो असमान विभाजन है। असमान विभाजन कैसे है? शक्तियों का विभाजन केंद्र के पक्ष में है, संघीय दृष्टिकोण से अत्यधिक असमान है, चूँकि संघ सूची में राज्य सूची की तुलना में एक तो नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स भी अधिक हैं और दूसरी उनकी इम्पोर्टेंस भी ज़्यादा है, जैसे रक्षा, मुद्रा, विदेश मामले, नागरिकता, रेलवे, ये सारे संघ सूची में शामिल हैं। केंद्र सरकार के पास समवर्ती सूची के विषयों पर भी अधिभावी अधिकार होता है कानून बनाने का। इसके अलावा अनुच्छेद 248 के अंतर्गत अवशिष्ट शक्तियाँ भी केंद्र सरकार को प्राप्त हैं, यानी कि जितने भी वैसे विषय जो केंद्र सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची में वर्णित नहीं है, उन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को दिया गया है। इसके अलावा राज्यों की अखंडता केंद्र पर निर्भर है। संसद एक तरफा कार्रवाई करके राज्य की सीमाओं को बदल सकता है, उसके नाम को बदल सकता है। वैसे तो एक डोकराम है कि राज्य सरकार एक प्रपोजल पास करती है, इसके बाद ही केंद्र सरकार ऐसा करती है, किंतु ऐसी कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है। आपातकालीन प्रावधान में आप 352, 356 और 360 अनुच्छेद का उल्लेख करते हुए विस्तार से बताएंगे कि आपातकालीन स्थितियों में केंद्र पूरी तरह से सरकार शक्तिशाली हो जाता है और राज्य पूर्णतः केंद्र के नियंत्रण में आ जाता है। यह संविधान के औपचारिक संशोधन के बिना संघीय ढांचा को एकात्मक ढांचा के रूप में बदल देता है। यानी जब आपातकालीन स्थिति होती है तो उस समय जो हमारा नेचर है वो बिल्कुल सेंट्रलाइज हो जाता है, एकात्मक की तरफ हो जाता है। जहाँ तक राज्यपाल की नियुक्ति का सवाल है, राज्यपाल का राज्य का प्रमुख होता है, किंतु इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है और केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य करता है। यानी राज्यपाल की नियुक्ति को लेकर भी थोड़ा सा विवाद है और इसमें जितने मैक्सिमम जो पावर हैं वो केंद्र सरकार के पास है। इसके अलावा जितनी भी नियुक्तियाँ हैं वो एकीकृत नियुक्तियाँ होती हैं। लेखा परीक्षा तंत्र भी भारत का एकीकृत है, यानी ये सारे वैसे बिंदु हैं जो ये दर्शाते हैं कि कहीं ना कहीं जो भारतीय व्यवस्था है वो सेंटर की ओर झुकी हुई है। अब निष्कर्ष में आप क्या देंगे? उपयुक्त तथ्यों के विश्लेषण के आधार पर ये कहा जा सकता है कि हमारे देश का जैसा संघीय ढांचा है उसमें केंद्र और राज्य दोनों की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसे आप यहाँ पर कुछ बताएंगे, जैसे महत्वपूर्ण संशोधन करने हों उसमें राज्यों की भूमिका है, अगर अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करना हो उसमें भी राज्यों की भूमिका है। यानी कि आप बैलेंस करने की कोशिश करेंगे कि सेंटर की ओर झुकी हुई तो ज़रूर है, किंतु ऐसा नहीं है कि राज्यों को एकदम आउटलाइन कर दिया गया है, कोई उन्हें अधिकारी नहीं है। दोनों एक दूसरे से पूर्णतः उपेक्षा नहीं कर सकते हैं, ऐसे बैलेंस बनाने की कोशिश की गई है। लेकिन ये सही है कि संविधान निर्माताओं ने सरकार को स्थायित्व प्रदान करने के लिए और राष्ट्र की सामरिक सुरक्षा की दृष्टि से केंद्र सरकार को राज्य की तुलना में कुछ अधिक शक्तियाँ प्रदान की हैं। अब मैं कुछ कॉपियाँ दिखला देता हूँ जो हमारी 67वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा को लेकर डेली आंसर राइटिंग की जो प्रैक्टिस चल रही है उसमें जो कॉपियाँ हैं कुछ वो आपको दिखला देता हूँ। इसी प्रश्न के उत्तर को बच्चों ने किस तरीके से लिखा है। संघीय व्यवस्था राज्य प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने की एक प्रणाली है जिसमें सरकार के 2 या उससे अधिक व्यवस्था समान जनता पर अपने विषय को लेकर शासन करते हैं तथा जो संविधान में निर्दिष्ट शक्ति है उसका उपयोग करते हैं। कनाडा से उल्लेख किया गया है, यानी कंपैरिजन की गई है। आर्टिकल 1 का तो उल्लेख आपको करना ही करना है, उत्तर में ज़्यादातर बच्चों ने किया है। इस तरीके की चाहें तो आप फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं जिससे थोड़ा उत्तर आकर्षक हो जाता है आपका। भारतीय जो संविधान के द्वारा संघवाद के जो स्वरूप है उसको लेकर विभिन्न संविधानविदों ने अलग अलग राय व्यक्त किया है, उनका भी आप कोट बीच में समावेश कर सकते हैं।
उद्धरण के रूप में। केसी व्हीलर ने भारतीय संघ को अर्ध संघ कहा है। के संथानम ने भारत के संघ को एक सूडो फेडरेशन तथा सार्वभौमिक संघ कहा है। के.पी. मुखर्जी ने भारत एक संघात्मक राज्य है ही नहीं ऐसी बात कही है। तो इस तरीके से आप जो कुछ संविधानविद हैं उनके भी स्टेटमेंट को कोट कर सकते हैं। कल या परसों हम जो 2 और बचे हुए प्रश्न हैं उनका भी वीडियो आपके लिए उपलब्ध करा देंगे, यानी कि 66वीं बीपीएससी में जो भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित 4 प्रश्न हैं उनके मॉडल उत्तर आपको 2 से 3 दिन में पूरे उपलब्ध करा दिए जाएंगे। आप भी अगर इस टेस्ट सीरीज़ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम की लिंक दी गई है, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।